इंसान को लगता है कि उसने कुदरत को जीत लिया है, लेकिन समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर एक ऐसी जगह है जहां इंसान की हैसियत उसके फेफड़ों में बची आखिरी सांस जितनी ही होती है। इसे कहते हैं एवरेस्ट। 10 मई 1996 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने निकले दर्जनों पर्वतारोही एक ऐसे जाल में फंस गए जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत से होकर गुजरता था। एक ऐसा तूफान जिसने अनुभवी गाइड्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और पीछे छोड़ गया सिर्फ बर्फीला सन्नाटा। आज की इस वीडियो में हम पन्ना दर पन्ना खोलेंगे जॉन क्राकावर की उस मशहूर किताब इनटू थिन एयर को और जानेंगे कि उस रात आखिर उस डेथ जोन में क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1996 में। न्यूजीलैंड के मशहूर गाइड रॉब हॉल की टीम एडवेंचर कंसल्टेंट्स के साथ लेखक जॉन क्राकावर नेपाल पहुंचते हैं। उस वक्त एवरेस्ट पर चढ़ना सिर्फ एक खेल नहीं, एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका था। हर क्लाइंट ने शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग $65,000 चुकाए थे। रॉब हॉल के साथ इस टीम में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे, जैसे डॉग हैंसन जो एक मामूली डाकिया थे और बेक वेदर्स जो पेशे से एक डॉक्टर थे। दूसरी तरफ थे स्कॉट फिशर, एक बिंदास और निडर पर्वतारोही जिनकी कंपनी माउंटेन मैडनेस रॉब हॉल की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी थी। इन सबको लग रहा था कि वे सुरक्षित हैं, पर वे नहीं जानते थे कि एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर इंसान की योजनाएं और पैसा कुदरत के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे ये लोग ऊपर बढ़ रहे थे, कुदरत अपना असली रंग दिखाने लगी थी। अब वे डेथ जोन की दहलीज पर थे। 26,000 फीट की वो ऊंचाई जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि इंसान का शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। हर सांस एक जंग थी और हर कदम एक सजा। 10 मई की सुबह हिलरी स्टेप पर पर्वतारोहियों की भारी भीड़ जमा हो गई। घंटों का इंतजार और खत्म होती ऑक्सीजन। नियम कहता था कि दोपहर 2 बजे के बाद हर हाल में वापस मुड़ना है, लेकिन जुनून और जिद ने इस नियम को धुंधला कर दिया। जॉन क्राकावर जब शिखर पर पहुंचे तो उन्हें खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उन्होंने नीचे देखा जहां से काले बादलों का एक समंदर तेजी से ऊपर आ रहा था। समय खत्म हो चुका था और मौत का तूफान बस चंद मिनट दूर था। दोपहर के 3:30 बज रहे थे और अचानक जैसे पहाड़ ने दहाड़ना शुरू कर दिया। आसमान का रंग नीले से काला हो गया। बर्फीला तूफान इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे गिर गया। दृश्यता खत्म हो चुकी थी। सामने खड़े इंसान का हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। लोग चीख रहे थे, एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे, लेकिन तूफान के शोर ने हर आवाज को निगल लिया। शिखर से नीचे उतरते समय स्कॉट फिशर अपनी थकान और बीमारी से हारने लगे थे। उधर रॉब हॉल डॉग हैंसन को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे और नीचे साउथ कोल के मैदान पर पर्वतारोहियों का एक समूह अपने टेंट से सिर्फ 300 फीट दूर रास्ता भटक गया। वे बर्फ में गोल गोल घूम रहे थे। मौत उनके सामने खड़ी थी और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो रात एवरेस्ट के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खौफनाक रात बन गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें एवरेस्ट की चोटियों से टकराईं, तो वहां कोई जश्न नहीं था। चारों तरफ सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। सबसे दर्दनाक मंजर अभी बाकी था। रॉब हॉल, जो पूरी रात बर्फीले तूफान में अपनी जान बचाने की कोशिश करते रहे, अब हार मान चुके थे। उनके पास न ऑक्सीजन थी,
न ही नीचे उतरने की ताकत। बेस कैंप के लोगों ने सैटेलाइट फोन के जरिए उनकी पत्नी जेन से उनकी आखिरी बात करवाई। रॉब ने ठिठुरती आवाज में अपनी पत्नी से कहा, शुभ रात्रि मेरी प्यारी, प्लीज ज्यादा चिंता मत करना। उन शब्दों के बाद रॉब हॉल फिर कभी नहीं बोले। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर एक पति अपनी पत्नी और अपनी होने वाली बेटी से हमेशा के लिए विदा ले रहा था। उधर स्कॉट फिशर भी नहीं बच सके। एंडी हैरिस, डॉग हैंसन और यासुको नंबा एक एक करके एवरेस्ट ने इन सबको अपनी गोद में सुला लिया। इंसान का जुनून कुदरत की बेरुखी के सामने दम तोड़ चुका था। ये एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर शायद पहाड़ भी रो पड़ते। लेकिन इस तबाही के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बेक वेदर्स, जिन्हें मृत समझकर बर्फीले मैदान में अकेला छोड़ दिया गया था, वो 12 घंटे बाद मौत के मुंह से वापस लौट आए। उनका शरीर पूरी तरह जम चुका था, उनकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन जिंदा रहने की तड़प उन्हें घसीटते हुए कैंप तक ले आई। बेक की वापसी महज एक संयोग नहीं, इंसानी इच्छा शक्ति की जीत थी। आज भी जब हवाएं शांत होती हैं, तो एवरेस्ट की वो चोटियां उन 8 लोगों की याद दिलाती हैं जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई। जॉन क्रैकावर के लिए ये सफर कभी खत्म नहीं हुआ। इनटू थिन एयर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि उन साथियों के लिए एक माफीनामा है जिन्हें वो बचा नहीं सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि पहाड़ कभी किसी को नहीं हराते, वे बस हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराते हैं। याद रखिए, एवरेस्ट पर फतह हासिल करना गर्व की बात हो सकती है, लेकिन असली जीत सुरक्षित घर वापस लौटने में है, क्योंकि कुदरत के सामने हम हमेशा छोटे थे और हमेशा छोटे ही रहेंगे। तो ये थी इनटू थिन एयर की वो झकझोर देने वाली दास्तां। उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आप उन पलों की गंभीरता और उन पर्वतारोहियों के संघर्ष को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके हिसाब से क्या इंसान को प्रकृति की सीमाओं को इतनी बड़ी चुनौती देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।